नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है। यदि आप पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आप ये भली-भांति जानते हैं कि पोल्ट्री पालन में अच्छी क्वालिटी के फीड का क्या महत्व होता है। यदि आपका फीड संतुलित है और अच्छी गुणवत्ता का है, तो आपका व्यवसाय बहुत आसान हो जाता है। वहीं दूसरे हाथ पे यदि फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर में दोस्तों पोल्ट्री फीड जो है अपने घटक तत्वों से बना होता है जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ये मक्का हो सकते हैं, सोया हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं। इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तभी हम एक अच्छी क्वालिटी का फीड बना सकते हैं। यदि आप फीड मिलर हैं या आप अपनी फार्मिंग के लिए स्वयं फीड बनाते हैं या आप यंग वेटरनरियन हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही फायदेमंद होगा। हम इस टॉपिक पे आगे बात करें, उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में दे देता हूँ। मेरी वेटरनरी की डिग्री बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से है। मैंने 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की है, वेटरनरी पैथोलॉजी में और वेटरनरी न्यूट्रिशन में। लगभग 12 साल से मैं फील्ड में टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये टेक्निकल सर्विसेज चाहे फीड फॉर्मुलेशन के माध्यम से हो या फिर फार्म मैनेजमेंट के माध्यम से हो। इस प्रकार से मैं सभी पोल्ट्री के ब्रीड्स के लिए फीड फॉर्मुलेशन देता हूँ, जैसे कि ब्रॉयलर, लेयर, ब्रीडर, देसी या फिर क्रॉयलर। और साथ ही साथ जो भी इंटीग्रेटर्स भाई हैं, उनके लिए उनकी इंटीग्रेशन को कैसे मैनेज करना है, कौन से फैसले लेने हैं, किस समय लेने हैं, इस चीज में भी मैं उनकी मदद करता हूँ। मैं पूरे इंडिया में और साथ ही साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। आप लोग यदि इनमें से किसी भी स्थान पे जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो मेरा चैनल है, इसके माध्यम से मैं सभी टॉपिक्स पे एक एक करके बात करूंगा आने वाले समय में। जो टॉपिक्स हैं वो हैं पोल्ट्री न्यूट्रिशन, पोल्ट्री फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, पोल्ट्री में जो बीमारियां आती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं अच्छी बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन के माध्यम से, और आखिर में पोल्ट्री मैनेजमेंट। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग आने वाले समय में इस चैनल पे मैं वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। आज का टॉपिक जो है वो पोल्ट्री न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट से उठाया हुआ है। दोस्तों पोल्ट्री न्यूट्रिशन को अपनी समझ के लिए हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग होता है ये जानना कि बर्ड की रिक्वायरमेंट है क्या। क्योंकि सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में हर समय बर्ड की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। इसी तरीके से बर्ड किस स्टेज पे है अपने लाइफ साइकिल के, उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट बदली होती रहती हैं। यहीं दूसरे हाथ पे यदि आप एक वेंकी की बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, या आप एवियन रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, या आप स्काइलार्क बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बर्ड की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। तो बर्ड की रिक्वायरमेंट को समझना पोल्ट्री न्यूट्रिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो है रॉ मटेरियल की गुणवत्ता के बारे में। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो कौन सा रॉ मटेरियल किस मात्रा में डाला जा सकता है इसकी समझ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा पार्ट है एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट। आपको इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना और बर्ड के ऊपर उसका प्रभाव न पड़ने देना, ये जिम्मेदारी एडिटिव्स और सप्लीमेंट्स के ऊपर आती है, जिसे हम पोल्ट्री फीड में पड़ने वाली दवाइयां भी कहते हैं। इनका सिलेक्शन सिर्फ इसी बात पे होता है कि आप रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जानकारी होने पे ही आप अच्छे एडिटिव्स और सप्लीमेंट्स को अच्छे से चुन सकते हैं। चौथा एस्पेक्ट है फीड फॉर्मुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आखिर में आता है फीड मिलिंग। दोस्तों जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि आपके पास एक अच्छा पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट है, तो बर्ड की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लेगा, एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट्स की उसे बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और वो फीड फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन आपकी रॉ मटेरियल की गुणवत्ता और आपकी फीड मिलिंग प्रोसेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन दिन प्रतिदिन रॉ मटेरियल की सिलेक्शन और दिन प्रतिदिन फीड मिलिंग में होने वाली ऊंच नीच को जब तक आप उसकी जानकारी में नहीं डालेंगे, तब तक वो सुचारू रूप से नहीं देख सकता है। और यही कारण है कि ये दो टॉपिक एक कस्टमर के तौर पे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि रॉ मटेरियल की गुणवत्ता को कैसे अच्छे से रख सकें
और फीड मिलिंग को कितने अच्छे से हम कर सकें। आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं रॉ मटेरियल के बारे में है, तो हम इसी के ऊपर आगे अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। तो जब आप अपने रॉ मटेरियल को जानना चाहते हैं तो आपने क्या जानना जरूरी है। पहली चीज ये कि जो रॉ मटेरियल आप डाल रहे हैं वो आप क्यों डाल रहे हैं, उसका क्या कार्य है। दूसरी चीज, उस रॉ मटेरियल से आपने उम्मीदें क्या रखनी है। तीसरी चीज, किस क्राइटेरिया पे, किस पैरामीटर पे आकर के, किस कारण से आप उसे सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज, किसी भी रॉ मटेरियल को आप किस मात्रा में फीड फॉर्मूले में डाल सकते हैं। पांचवी चीज, यदि आप रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कारण है और किन कारणों से आप कितनी मात्रा में उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे, जिन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी से आश्वस्त कैसे हो पाएंगे। ये सारी चीजें जानना आपको रॉ मटेरियल के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, पर्पस क्या है, आप रॉ मटेरियल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ऑयल, ये चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप रॉ मटेरियल से एनर्जी ले सके। इसी प्रकार सोया की खल या सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, ग्राउंडनट, एमबीएम, डीडीजीएस इत्यादि आप फीड में इस्तेमाल करते हैं ताकि आप प्रोटीन ले सकें। डीओआरबी, राइस पॉलिश, व्हीट ब्रान, ये इन्हें हम फिलर कहते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों होती हैं, लेकिन दोनों ही मीडियम मात्रा में होती हैं। इसके कारण आप इनका प्रयोग एक लिमिटेड मात्रा तक ही कर पाएंगे। इन्हें हम फिलर के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कि आपके फॉर्मूले में स्पेस है और स्पेस को भरना है, वहां पे हम इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आखिर में एलएसपी डीसीपी यानी लाइमस्टोन पाउडर और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इनका इस्तेमाल कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त करने के लिए होता है। आप सॉल्ट और सोडा डालते हैं ताकि डाइट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर सके। और फिर आपने कई अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, जैसे कि लाइसिन, डीएलएम यानी मिथियोनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, वेलिन इत्यादि। तो इनके पर्पज हैं रॉ मटेरियल में यदि इन अमाइनो एसिड की मात्रा नियंत्रित नहीं है तो आप उन्हें इन अमाइनो एसिड्स को डाल करके नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आपका फॉर्मूला पूरी तरीके से संतुलित हो जाए। अब आपकी रॉ मटेरियल से उम्मीद क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि रॉ मटेरियल जिस तरीके का क्लेम कर रहा है, एनर्जी का या प्रोटीन का, वो उस प्रॉमिस को, उस एक्सपेक्टेशन को मैच करे। जैसे कि यदि सोया आपका 45% प्रोटीन देने का प्रॉमिस कर रहा है तो 45% या उससे ज्यादा प्रोटीन दे, ये उसका प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस उसने फुलफिल करना चाहिए। जितना नजदीक आ सके इसके उतना अच्छा है, या आपके प्रॉमिस से थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस दे दे, 45% की जगह 46% प्रोटीन दे दे, ये अच्छी चीज है। यही आपने एक अच्छे वेंडर से या एक अच्छे रॉ मटेरियल से एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरा कि आपका रॉ मटेरियल इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां और अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, इन दोनों चीजों से जितना हो सके उतना मुक्त हो। तीसरी चीज, फ्रेश होना चाहिए। यदि आपके पास फर्ज करिए कि एमबीएम आता है और वो बहुत पुराना एमबीएम है और सड़ चुका है, तो फिर वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। इसी तरीके से यदि आपके पास ऑयल है जो कि बहुत ही बासी है, तो उसे इस्तेमाल करने से बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा। जो बैक्टीरियल लोड है कई रॉ मटेरियल में आता है, वो जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। ये अगला जो टॉपिक है माइकोटॉक्सिन और केमिकल टॉक्सिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रॉ मटेरियल में कितना माइकोटॉक्सिन या केमिकल टॉक्सिन आ रहा है, ये जानकारी होने के बाद ही उस रॉ मटेरियल को कितनी मात्रा में डालना है या इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन आप ले पाएंगे। दोस्तों, रॉ मटेरियल्स में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होती है। उन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को किस तरीके से हम कम कर सकें और उनका बर्ड के ऊपर कम से कम कैसे प्रभाव आए, ये जानना और इस चीज को नियंत्रित करना डॉक्टर का काम होता है और ये वो करते हैं। लेकिन आपके रॉ मटेरियल इस तरीके के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं लेकर के आए, ये जानना आपका भी काम होता है और ये कई टेस्ट के द्वारा आप जान सकते हैं। आखिरी पॉइंट है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसका किसी और रॉ मटेरियल के साथ इंटरेक्शन ना हो।
अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो आपके जानकारी में होनी चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल इस तरीके से आया है कि वो किसी और रॉ मटेरियल या किसी और न्यूट्रिएंट के साथ बाइंडिंग कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए और आपको उस चीज का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वो कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मॉइस्चर। जैसे कि मक्का है, मक्का 12%, 13%, 14%, 15%, 16% मॉइस्चर का भी आ सकता है। इसी प्रकार अन्य रॉ मटेरियल भी हैं जैसे कि सोया है। इन सभी में हमें मॉइस्चर देखना होता है, किस मॉइस्चर के ऊपर का रॉ मटेरियल हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मॉइस्चर यदि बहुत ज्यादा होता है तो हमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है, टॉक्सिन की प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि मॉइस्चर बहुत कम होता है तो रेडी फीड का मॉइस्चर रेगुलेट करना, नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है न्यूट्रिएंट प्रॉमिस, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि यदि आपका सोया 45% प्रोटीन का प्रॉमिस करता है और आपके पास 37% की बैच आ जाती है, तो ऐसे में फॉर्मुलेशन कितना भी अच्छा हो, आप परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फॉर्मुलेशन बनाने वाले ने कहीं ना कहीं 45% का क्लेम कंसिडर करके ही फॉर्मूला बनाया होगा। अगला टॉपिक है कलर। कलर के बेसिस पे कई बार रॉ मटेरियल्स को जज किया जाता है। ये कुछ हद तक सही है और कई बार जो है साइंटिफिकली करेक्ट नहीं भी होता है कि आप सिर्फ कलर के बेसिस पे रॉ मटेरियल को नहीं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में जैसे कि मक्का के केस में और कुछ और रॉ मटेरियल के केस में आप कलर से थोड़ा सा अंदाजा जरूर ले सकते हैं। ग्रेन साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मक्का के केस में। यदि आपका मक्के का ग्रेन साइज बहुत छोटा है तो ऐसे में वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता है और इससे कहीं ना कहीं आप जितना एनर्जी उससे लेना चाहते हैं उतनी एनर्जी आप उससे नहीं ले पाते हैं। इस वजह से ग्रेन साइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अडल्ट्रेंट्स यानी मिलावट, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपका वेंडर अडल्ट्रेंट्स ऐड करके दे रहा है तो उसके साथ काम करना ही अच्छा नहीं है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की जो जानकारी है उसी के आधार पे न्यूट्रिशनिस्ट भी रॉ मटेरियल को कितना डालना है उस चीज को तय कर पाता है। यदि आपका रॉ मटेरियल खराब फसल का है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, विविल्स लगे हैं, डंकी लगे हुए हैं, तो ऐसे में वो ग्रेन या वो अनाज जो है वो बर्ड को नुकसान कर सकता है। ऐसे में उसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ये न्यूट्रिशनिस्ट तभी तय कर पाएगा जब उसकी जानकारी में होगा कि आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है। और कई बार इस आधार पे रॉ मटेरियल को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार इमेच्योर ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे इमेच्योर ग्रेन जो हैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं और आखिर में मिसकैलकुलेशन होती है। इसी तरीके से टूटे हुए अनाज के दाने जो हैं वो भी फंगस का भी एक जरिया होते हैं, फंगस का भी एक सोर्स होते हैं और साथ ही साथ वो आपको प्रॉमिस के हिसाब से एनर्जी प्रोटीन नहीं दे पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है फंगस लोड। फंगस लोड के आधार पे रॉ मटेरियल खास करके अनाज को रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्राइटेरिया आपकी क्लियर होनी चाहिए और ये क्राइटेरिया फुलफिल होने पे ही आपने रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। दोस्तों किसी भी रॉ मटेरियल को हम फीड में कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इंक्लूजन परसेंटेज। ये इंक्लूजन परसेंटेज जो है ये बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए ज्यादातर ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि वो तय करे कि किस रॉ मटेरियल को कितनी मात्रा में डालना है। लेकिन यदि आप फीड मिलर हैं, बहुत समय से ये काम कर रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल की अच्छी परख है, तो ऐसे में आप भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है और उसे कितना मात्रा में हम फीड में डाल सकते हैं। जो क्राइटेरिया इस फैसले में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं वो होती हैं टॉक्सिन्स के लेवल क्या हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के लेवल क्या हैं, जो रॉ मटेरियल है उसमें माइक्रोबियल लोड कितना है यानी बैक्टीरियल लोड कितना है, जो रॉ मटेरियल है उसका पैलेटेबिलिटी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, यानी यदि कोई रॉ मटेरियल अधिक मात्रा में डालने पे बर्ड उस फीड को खाने को तैयार नहीं होती है, इसका मतलब है कि वो रॉ मटेरियल पैलेटेबल नहीं है, उसे आप ज्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार से कई रॉ मटेरियल हैं जो फीड मिलिंग में सहायता करते हैं और कई रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में होने पे आपको फीड मिलिंग में नुकसान करवा सकते हैं। इस चीज की जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही
इंक्लूजन परसेंटेज तय किया जा सकता है। और आखिर में आता है प्राइस फिजिबिलिटी, यानी कोई रॉ मटेरियल ऐसा हो सकता है जो कि कुछ मात्रा तक डालने पे आपके लिए इकोनॉमिकल है, लेकिन उस कुछ मात्रा के बाद अगर आप उसको डालते हैं तो वो आपको लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन नहीं देता है। यानी उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल 30 किलो पर टन डालने पे वो आपके लिए इकोनॉमिकल है, लेकिन 50 किलो पर टन डालने पे वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है। इस चीज का फैसला ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं शेडो प्राइसिंग को निकालते हुए कि भाई कौन सा रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में डलने पे ही उसका प्राइस बेनिफिट मिलता है, और इन्हीं क्राइटेरियाज को लेकर के आप इंक्लूजन परसेंटेज को तय कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ कॉमन रॉ मटेरियल्स के बारे में, एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कुछ चुनिंदा रॉ मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, रॉ मटेरियल में सबसे पहले बात करेंगे मेज की। और सबसे पहले मेज की बात करने के पीछे कारण है। कारण ये है कि पोल्ट्री फीड में जो रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पड़ता है वो मेज है। और इसकी वजह से अगर मेज की गुणवत्ता में थोड़ी भी कमी आती है तो आपके फीड की गुणवत्ता में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। एक और कारण है, मेज नॉन ब्रांडेड रॉ मटेरियल है। अगर आप देखें तो सोया, मस्टर्ड, डीओसी, डीडीजीएस, एमबीएम, ये सभी रॉ मटेरियल जो हैं किसी न किसी मैन्युफैक्चरर के ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे में अगर आपको एक ब्रांड का रॉ मटेरियल पसंद नहीं आता है या उसकी गुणवत्ता में कमी आती है तो आप दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मक्का, क्योंकि ये लोकली प्रोकर होता है वेंडर द्वारा और आप तक पहुंचाया जाता है, ऐसे में बैच टू बैच रॉ मटेरियल क्वालिटी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, गुणवत्ता में बहुत फर्क आएगा। और अगर आपकी परचेस करने की क्राइटेरिया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट नहीं है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल सकता है। अगर पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर जो मक्का की गुणवत्ता के लिए जरूरी है वो है मॉइस्चर। जब नई फसल आती है तो उसमें मॉइस्चर परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। अगर फसल में मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा होगा, दानों में मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसमें फंगस लगने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और नुकसान ये है कि यदि मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है तो उसी रेशियो में एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसके वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो दूसरा पैरामीटर है वो है ग्रेन काउंट या ग्रेन का साइज। ग्रेन का साइज बहुत छोटे दानों से लेकर के काफी बड़े दानों तक आपको मिल सकता है। अब ऐसे में कैसे जानेंगे कि जो मेज आपके पास आया है उसकी साइज सही है या नहीं है? इसके लिए एक आसान तरीका है, आप 100 ग्राम मेज को तोलिए, वजन करिए और उसके बाद उसको काउंट करिए। हमारे पास फील्ड में ज्यादातर जो मेज का काउंट आता है 100 ग्राम में वो 250 से लेकर के 450 तक, यानी 250 से 450 तक का भी काउंट हमको देखने मिलता है। ऐसे में अगर आप 300 ग्रेन काउंट तक का मेज सिलेक्ट करते हैं तो मैं कहूंगा कि आपके पास अच्छी क्वालिटी आ रही है। हमारे अच्छे कस्टमर के जो काउंट है वो 270 280 तक होते हैं। यदि मार्केट में वाकई में रॉ मटेरियल की क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे में आप 300 से 350 तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। और अगर आप इस तरीके का ग्रेन खरीद रहे हैं तो उसको उसी तरीके के प्राइस पे खरीदिए और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के नॉलेज में जरूर डालिए। ग्रेन काउंट के बाद जो अगला टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन, यानी मेज में कितना गाढ़ा कलर है। वैसे तो कलर के बेसिस पे मेज सिलेक्ट करना ये एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। अगर उसमें अच्छा येलो और ऑरेंज पिगमेंटेशन है तो ये अच्छी बात है। ऐसे में आपके ब्रॉयलर का जो शैंक का कलरेशन है, पैर का कलरेशन है, वो अच्छा आएगा। जो आपके लेयर बर्ड का योक का कलरेशन है वो अच्छा आएगा। लेकिन पिगमेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है क्वालिटी को जज करने के लिए। वो पिगमेंट का जजमेंट आपको अच्छे से दे देगा। जो मेज से पिगमेंट आता है उसके और भी कुछ जरूरी फायदे हैं जो कि ब्रीडर के केस में खास करके काफी ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। बट ब्रॉयलर के लिए अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पिगमेंटेशन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉयलर के केस में, लेयर के केस में और ब्रीडर के केस में, वो है फंगस काउंट। आप, जैसे मैंने बताया कि आप 100 ग्राम दाने को सिलेक्ट करने के बाद उस 100 ग्राम दाने में आप ये देखिए कि फंगस वाले ग्रेन कितने हैं। उनको गिनने के बाद आप उनका भी वजन करिए।
और टोटल परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे कि अगर आपका 100 ग्राम दाने में 3 ग्राम फंगस वाले ग्रेन आ रहे हैं, यानी आपका फंगल काउंट हो गया 3%। हमारे जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो राउंड द ईयर पूरे साल जो है 1%, 1.5% के आसपास का फंगस काउंट वाला ग्रेन सिलेक्ट करते हैं और वो ढूंढ करके निकाल भी लेते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार कस्टमर को ये अवेलेबल नहीं होता है, तो आप 2-3% तक फंगस काउंट वाला मेज यूज कर सकते हैं। अगर उससे आपको परेशानी आ रही है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करके उसकी क्वांटिटी, इंक्लूजन परसेंटेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन 3% के ऊपर फंगस काउंट वाला मेज डालने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इसके अलावा मक्के के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें इमेच्योर दाने यानी छोटे दाने, बहुत छोटे दाने आ जाते हैं, टूटे हुए दाने आ जाते हैं, कॉबवेब यानी कचरा जो मेज का है खेती का वो आ जाता है। कई बार इंसेक्ट लगा हुआ ग्रेन या इंसेक्ट से खराब हुआ ग्रेन आ जाता है, जिसको हम डंकी वाला या विविल वाला ग्रेन कहते हैं। इस तरीके के ग्रेन्स का मैं आपको कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं दूंगा। ये आप जितना लो रख सकते हैं उतना अच्छा है। फ्रूट प्रोटीन मेज में कम से कम 8% होना चाहिए, इसी तरीके से आप सिलेक्शन करिए। फ्रूट फाइबर मेज के केस में उतना अप्लीकेबल नहीं होता है। बस ये है कि अगर मेज के साथ में बहुत इंप्योरिटीज आ रही हैं तो वो आपको फ्रूट फाइबर से आइडिया लग सकती है। ईथर एक्सट्रैक्ट यानी फैट परसेंटेज लगभग 3% के आसपास आपका होना चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसिड इंसोल्यूबल एश और सैंड एंड सिलिका, इनको आप मैक्सिमम मेज के केस में 0.4% के आसपास सेट कर सकते हैं। रिजेक्शन क्राइटेरिया इसके ऊपर हो तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टॉक्सिन्स का लोड। इसको आप अपने पास भी मशीन रख सकते हैं टॉक्सिन टेस्टिंग की, और उससे आप रेगुलर टेस्ट करते रह सकते हैं, या आप किसी अच्छी लेबोरेटरी से हेल्प लेकर के भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। जितना फ्रिक्वेंटली पॉसिबल हो उतना फ्रिक्वेंटली। मेज में एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ कई अलग तरीके के टॉक्सिन भी मेज में पाए जाते हैं, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कभी ना कभी आप मल्टीपल टॉक्सिन्स की टेस्टिंग पे जाएं, और रेगुलरली आप एटलीस्ट एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग पे जाएं, और उस बेसिस पे आप जज करें कि आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी किस तरीके की है। आगे आने वाली स्लाइडों में मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं। आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे, ये जो मेज है ये 100 ग्राम मेज वजन किया हुआ है, ग्रेन्स गिने हुए हैं, और इनको कैटेगराइज किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें इमेच्योर सीड्स, फंगस वाले सीड, डंकी लगे हुए सीड और कचरा, ये सारी चीजों को अलग करके उनका वजन लिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके ग्रेन की क्वालिटी क्या है। ये बहुत ही अच्छा सूचक है रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको देखेंगे इस फोटो में, तो मेज दिखने में तो उतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसमें फंगस वाले ग्रेन कितने निकले हैं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फंगस वाले ग्रेन निकले हुए हैं। इस तरीके का मक्का प्रिफरेबली आपने रिजेक्ट कर देना चाहिए, और जहां तक हो सके इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये डेफिनेटली रिजेक्ट है। इसमें फंगस लोड, ये जो फोटो लगी हुई है इसमें फंगस लोड लगभग 15% के आसपास है, और जैसा कि आपने वजन में भी देख सकते हैं 15.5% के आसपास दिखा रहा है। इस तरीके का मेज आपने डेफिनेटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छी क्वालिटी की मेज को हम कैसे सुनिश्चित करें, या जो मेज हमारे पास आ रहा है वो फीड में ना जाए अगर वो खराब क्वालिटी का है, इस चीज को हम कैसे सुनिश्चित करें। और ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, बहुत ही मुश्किल चीज है। ये आपके इच्छा शक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो बड़े फीड मिलर्स हैं उनके पास इतना ज्यादा क्वांटिटी में मेज आता है कि अगर मैं उनको कहूं कि आप हर एक बोरी पे परखी मार करके देखें कि कोई बोरी बहुत खराब तो नहीं है, तो हंसने वाला टॉपिक भी हो सकता है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे फीड मिलर्स को जानता हूं जो बहुत बड़े फीड मिलर्स हैं, और उसके बावजूद ये चीज करते हैं। सारे ग्रेन्स के लिए या सारे रॉ मटेरियल्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मेज अगर आपका मेजर रॉ मटेरियल है तो आप मेज के लिए करिए। मेज में आप हर एक बोरी में परखी मार के देखिए ग्रॉसली कि बहुत खराब क्वालिटी की कोई बोरी तो नहीं आ गई है। अमूमन 100-150 बोरी में 2-4 बोरियां बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी की आ जाती हैं, जिसका फंगस काउंट देख करके आपको ताज्जुब हो जाएगा।
ऐसी कोई बोरी, अगर एक बोरी दो बोरी भी गलती से आपके प्रोडक्शन में चली जाती है, तो आपका बचा हुआ मेज अगर अच्छा भी है, तब भी आपको टॉक्सिसिटी की शिकायत आ सकती है। इस वजह से हमारे कुछ बड़े कस्टमर्स कुछ स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जितना हो सके उतना इसको आप इंश्योर करिए कि आप कर सकें। पहला चीज है, रिजेक्शन क्राइटेरिया आपकी बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कई बार कस्टमर्स के पास अगर रिजेक्शन क्राइटेरिया से कम अच्छा मटेरियल आता है, तो वो पैसे काट करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप पैसे काट करके खराब रॉ मटेरियल अगर एक्सेप्ट कर भी ले रहे हैं, हर बार ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा डिसीजन नहीं होगा। दूसरी चीज, जहां तक हो सके अदर रॉ मटेरियल्स में जरूरत नहीं है, लेकिन मक्के में आप हर एक बैग को ग्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जरूर सैंपल करिए। एक सेपरेट एम्प्लॉय अगर आपको रखना पड़े सिर्फ इसी काम के लिए, तो आप रख लीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया हुआ था। वो आपके पास जो रॉ मटेरियल उतरता है वहां से, और जब वो प्रोडक्शन में जाता है, इस बीच में 3 या 4 जिम्मेदार लोगों की नजर पड़ती है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो या लेबर हो। तो उन कस्टमर ने क्या किया, उन्होंने इंसेंटिव रख दिया कि ये जो बहुत खराब वाली बोरी आती है एक आधी, अगर उसको कोई भी बंदा पहचानता है और नोटिस में लाता है, तो उसके ऊपर छोटा मोटा प्राइस इंसेंटिव उन्होंने रखा था। बस इसमें ध्यान ये देना होता है कि ऐसी बोरी अगर मिल जाती है तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, वरना वो बोरियां बार बार आ सकती हैं सामने। लेकिन इस तरीके के इंसेंटिव रखने से सभी लोग मोटिवेट होते हैं कि वो खराब क्वालिटी की ऐसी बहुत खराब बोरी जो है वो प्रोडक्शन तक ना जाने दें, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो आपके टाइम टेस्टेड वेंडर्स हैं, जो आपको आपकी जरूरत के हिसाब का रॉ मटेरियल लगातार देते आए हैं, उन्हीं से काम करिए। आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय से पैसे देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट अच्छी है मार्केट में, क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वेंडर को अपने पैसे सेफ लगते हैं, तो ऐसे में आपको अच्छा रॉ मटेरियल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेज के केस में आपको अगर 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं अच्छी क्वालिटी की मेज के लिए, आप डेफिनेटली खर्च कर दीजिए, क्योंकि वो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आप वहां पे 1-1.5 रुपए बचाएंगे, तो इतनी बार आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपके वो पैसे वैसे भी नुकसान हो जाएंगे, आपको उससे ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है। सो मेज के केस में बेटर क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े, जरूर करिए। सिंपल, इसके बाद आप एक चीज कर सकते हैं, मॉइस्चर मीटर जरूर होना चाहिए आपके पास, और किसी एक बंदे को आपने ट्रेन करके इस काम पे लगा देना है कि वो सैंपलिंग करे 100 ग्राम मेज की, और क्वालिटी बैच टू बैच एटलीस्ट टेस्ट करते जाए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सोया डीओसी पे, जो कि मेरी समझ में ज्यादातर इंडिया में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पड़ने वाला रॉ मटेरियल है। सोया डीओसी जनरली अच्छा रॉ मटेरियल माना जाता है। इस वजह से इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मॉइस्चर बिलो 12% होना चाहिए। फ्रूट प्रोटीन एज पर प्रॉमिस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सोया में अलग अलग क्वालिटी आती है, 45 से 52% तक की सोया आपको इजीली मिल सकता है। तो उसका जो प्रोटीन का प्रॉमिस है वो फुलफिल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपके पास एक्सेस है एनआईआर का, तो आप फ्रूट प्रोटीन के ऊपर रिलाई करने के बजाय आप एनआईआर के थ्रू अमाइनो एसिड प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, बिकॉज आखिर में फीड फॉर्मुलेशन जो है अमाइनो एसिड प्रोफाइल की बेसिस पे होती है। तो अगर आप अपने सोया का अमाइनो एसिड प्रोफाइल चेक करते हैं और वो एज पर द स्टैंडर्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रूड प्रोटीन चेक करते हैं, तो इसमें धोखा का चांस होता है। कई बार आपका क्रूड प्रोटीन कम होता है, लेकिन उसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया डाल करके उसका प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आपका रॉ मटेरियल प्रोटीन टेस्टिंग पे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन बर्ड लेवल पे परफॉर्म नहीं करता है। इस वजह से अमाइनो एसिड प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जहां ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे आप क्रूड प्रोटीन के साथ कुछ और टेस्ट मैं बता रहा हूं, उन टेस्ट को आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। क्रूड फाइबर की अगर बात करें, तो आप इसको 6% पे सेट कर सकते हैं। 6% के ऊपर का आप रिजेक्ट कर दीजिए। ईथर एक्सट्रैक्ट या फैट परसेंटेज जो है, वैसे 1 to 2% रखा जाता है, बट कई बार अच्छी क्वालिटी का हाइप्रो सोया जो है वो 0.5 या 1% भी उसमें फैट परसेंटेज निकल सकता है। तो ऐसे में क्योंकि हम सोया से बहुत ज्यादा एनर्जी या फैट परसेंटेज नहीं कंसीडर करते हैं,
तो अगर वो अपना प्रोटीन का प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है तो आप इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो आपका एसिड इंसोल्यूबल एश या सैंड एंड सिलिका है, इसमें आपको जरूर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, बिकॉज ये इम्प्योरिटीज और अडल्ट्रेशन की तरफ इशारा करता है। इसको मैंने 1.5% के ऊपर सेट रखा हुआ है। टॉक्सिन्स, वैसे तो सोया में सोया टॉक्सिन्स के लिए बहुत जाना नहीं जाता है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि सोया भी टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा सोर्स है। और अगर कोई खराब बैच आपके पास आ जाती है तो उस सोया से काफी ज्यादा टॉक्सिन्स बर्ड में जा सकती हैं। इसलिए मक्के की इतना फ्रिक्वेंटली ना सही, कभी कभी आप सोया को एफ्ला और ओकरा टॉक्सिन्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर ओकरा टॉक्सिन्स के लिए सोया को टेस्ट करना जरूरी होता है। कभी कभी आपने जरूर करते रहना चाहिए, खास करके अगर आपके फार्म पे प्रॉब्लम आ गई है या आपको फील्ड से कंप्लेन है टॉक्सिन्स रिलेटेड, तो आप जरूर एक बार सोया को भी टेस्टिंग में डालना चाहिए। टॉक्सिन्स का लेवल जितना कम हो उतना अच्छा है। यूरिएज एक्टिविटी सोया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोया में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आते हैं उनको हम हीट ट्रीटमेंट दे करके काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और बचा हुआ जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है वो कई बार प्रोटीज एंजाइम की मदद से भी आप उनका प्रभाव बर्ड पे नहीं जाने देते हैं। जो हीट ट्रीटमेंट द्वारा आप एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसमें दो सिचुएशन बन जाती है। पहली सिचुएशन, अगर वो कम कुक हुआ या कम रोस्ट हुआ, ऐसे में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आपके पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, और ऐसा सोया अगर आप बर्ड को खिलाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाएगी। इसके विपरीत, अगर बहुत ज्यादा टोस्टिंग हो गई है तो ऐसे में कई बार जो सोया का अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, और फिर आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है। इसी चीज का बैलेंस बनाने के लिए हम लोग यूरिएस टेस्ट करते हैं और केओएच सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं आज भी। हालांकि इससे भी अच्छे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये एक बेसिक टेस्ट है जो इससे आपको आइडिया लग सकता है। यूरिएस टेस्ट आपको ये बताएगा कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कितने बचे हैं या कितने खत्म हो गए हैं। इसका पैरामीटर हमने 0.3 पे सेट किया हुआ है, इससे बिलो ही आता है जनरली टेस्टिंग करने पे, 0.1 0.15 के आसपास ही आता है। जो केओएच सॉल्युबिलिटी है वो आपका 78 से 84% के आसपास होना चाहिए। केओएच सॉल्युबिलिटी बेसिकली ये बताता है कि कहीं ज्यादा कुकिंग तो नहीं हो गई है। अगर बहुत ज्यादा कुकिंग हो गई है तो आपका केएच सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब आएगा। तो आप पता कर सकते हैं कि आपका सोया प्रॉपरली रोस्टेड है या कम या ज्यादा रोस्टेड है। यूरिया टेस्ट जो है ये तो अडल्ट्रेशन के लिए है। कई बार आपका एक्चुअल प्रोटीन कंटेंट कम होता है, इसको बढ़ाने के लिए नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया ऐड कर देते हैं वेंडर्स, और वो आपके लिए नुकसानदायक है। इस वजह से आप यूरिया टेस्ट जरूर करिए और ये नेगेटिव आना चाहिए। अमाइनो एसिड प्रोफाइल जैसे मैंने बताया, अगर पॉसिबल है तो जरूर करते रहना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तब भी महीने 2 महीने में एक आधे बार अपना वेंडर का मटेरियल आप अमाइनो एसिड टेस्टिंग के लिए जरूर भेज सकते हैं। अगला रॉ मटेरियल है एमडीओसी या मस्टर्ड डीओसी। इसको हम लोग रेपसीड मिल के नाम से भी जानते हैं और कनोला मिल के भी नाम से जानते हैं। हालांकि तीनों चीजें एक नहीं है, लेकिन हमारे पोल्ट्री में फार्मर्स की समझ के लिए इनके बीच का जो फर्क है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं और इनको एक रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगेन इसमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस रिजेक्शन क्राइटेरिया में दिक्कत नहीं होती है। एक चीज जो मैंने स्लाइड में नहीं डाली है, आपने कोशिश करनी चाहिए कि किस वैरायटी का मस्टर्ड डीओसी या आरएसएम है ये आप जरूर पता कर लें, क्योंकि वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे मस्टर्ड की पैलेटेबिलिटी क्या होगी और उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स उसमें कितनी मात्रा में होंगे। दूसरी चीज, कभी भी बहुत फ्रेश एमडीओसी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप थोड़े टाइम उसको अपने पास हफ्ते 2 हफ्ते स्टोर करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो स्मेल होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो बर्ड द्वारा होने वाला फीड रिजेक्शन का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा मॉइस्चर बिलो 12%, क्रूड प्रोटीन एज पर द प्रॉमिस जनरली 35% पे हम कैलकुलेट करते हैं, 36% से ज्यादा ही मिलता है। तो ज्यादातर ऐसा देखा नहीं जाता है कि एमडीओसी में क्रूड प्रोटीन परसेंटेज बहुत कम आ जाए। क्रूड फाइबर, अब इसमें हालांकि आपको 6-8% वाले भी वैरायटीज मिल सकती हैं, बट फिर भी हमने 12.5% पे इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया रखा है। उसके नीचे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
अगर 6 या 8% का मिल जाता है तो और अच्छी बात है। ईथर एक्सट्रैक्ट मिनिमम 1%, ये भी कोई रिजिड क्राइटेरिया नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एसिड इंसोल्यूबल ऐश और सैंड सिलिका, इसको आप लेस देन 2% लेकर के चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर में मेज डीडीजीएस और राइस डीडीजीएस की बात करते हैं। मेज डीडीजीएस और राइस डीडीजीएस जो है, ये इसका पोल्ट्री में इंपॉर्टेंस, उपयोगिता, ये सारी चीजें डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। और इनकी क्वालिटी पैरामीटर्स को समझना और उसी हिसाब से इनका इंक्लूजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेज और राइस डीडीजीएस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इनका टॉक्सिन लेवल। अगर आपका टॉक्सिन लेवल कम है और आपके न्यूट्रिशनिस्ट के पास इन रॉ मटेरियल के अच्छे स्पेक्स पड़े हुए हैं और वो इनको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, इनसे आने वाली प्रॉब्लम्स को वो टेक केयर कर सकते हैं, तो ऐसे में मेज और राइस डीडीजीएस को अच्छी क्वांटिटी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसमें टॉक्सिन्स लेवल ज्यादा है या इसमें कोई और ऐसी चीज है जिसके द्वारा इससे ज्यादा मात्रा में नहीं डाला जा सकता है, तो आपको बहुत कम लेवल पे इसका इंक्लूजन लेवल रखना पड़ेगा। तो क्रूड प्रोटीन एज पर द प्रॉमिस आना चाहिए, आ जाता है। क्रूड फाइबर मैक्सिमम 6%, इससे ज्यादा आता भी नहीं है। टॉक्सिन लोड सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो आपने मिनिमम रखना है, इंश्योर करना है कि वो मिनिमम हो। जो एनपीएन टेस्ट है वो बिलो 1% होना चाहिए, अगर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है तो इससे नीचे आ ही जाएगा। तो मेज और राइस डीडीजीएस का इंक्लूजन परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इनकी जो टॉक्सिन लोड है वो सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा कि इनको हम कितना ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। अब आया मीट एंड बोन मील, एमबीएम। ये अपने आप में काफी बड़ा लिस्ट आपको दिख भी रहा है। इसका कारण है बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है एमबीएम, बस इसमें आपके पास टेस्ट करने के लिए चीजें ज्यादा हैं जो आपने रूटीनली, फ्रिक्वेंटली या एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल आपने इन्हें टेस्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित कर सकें। पहला क्राइटेरिया है मॉइस्चर बिलो 7%। दूसरा क्राइटेरिया है क्रूड प्रोटीन, इट शुड बी एज पर द प्रॉमिस। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो 44-45% देते हैं, बहुत सारे हैं जिनका 50 से 52% भी क्रूड प्रोटीन आता है, उसी हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। तो एज पर द प्रॉमिस होना चाहिए, आपका प्राइस उस प्रॉमिस के हिसाब से डिसाइडेड होना चाहिए। टॉक्सिन लोड मिनिमम होना चाहिए। एनपीएन टेस्ट यानी अशुद्धियां जो नाइट्रोजन वाली हैं वो बिलो 1% होनी चाहिए। यूरिया टेस्ट एब्सेंट हो तो बेहतर है। अब जो आपका एमबीएम के केस में एक बहुत बड़ी परेशानी है वो है लेदर मिल्क की अडल्ट्रेशन। अगर आपके एमबीएम में लेदर मिल्क की अडल्ट्रेशन होकर के आती है तो ये पोल्ट्री की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आप इसके लिए लेदर मिल्क अडल्ट्रेशन का टेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोमियम टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट जितना हो सके एब्सेंट ही होने चाहिए। कास्टर का टेस्ट किया जाता है कई बार, देखने के लिए कि कास्टर अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही है। फैट का कंटेंट एटलीस्ट 6% तो आ जाए, बेटर रहता है। कैल्शियम मोर देन 10% आना चाहिए। आपका फॉस्फोरस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि एमबीएम से हम लोग फॉस्फोरस की काफी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में अगर एमबीएम में आपके कैल्शियम फॉस्फोरस सही मात्रा में नहीं आता है तो ऐसे में फीड इम्बैलेंस हो सकता है। तो एमबीएम के केस में क्रूड प्रोटीन के साथ ही साथ न्यूट्रिएंट लेवल पे कैल्शियम फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर और है बैक्टीरियल लोड। एमबीएम जो है क्योंकि एक नॉनवेज सोर्स है, इसमें किस तरीके से इसको ड्राई किया गया है या प्रोसेस किया गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें बैक्टीरिया का लोड क्या होगा। ये स्टरलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसमें बैक्टीरियल लोड क्या होगा। हमने कोशिश ये करनी है कि बैक्टीरियल लोड जितना हो सके उतना कम रखना है, और ऐसे में इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एक टेस्ट और एमबीएम में करा जाता है जो कि लोग रेगुलरली नहीं करते हैं, हालांकि काफी रेगुलरली करना चाहिए, वो है डीकम्पोजिशन टेस्ट। ये देखना कि ये मटेरियल सड़ तो नहीं गया है। कई बार बहुत लंबा स्टोरेज होने की वजह से एमबीएम सड़ जाता है। ऐसे में जो प्रॉब्लम बर्ड को आती है वो बहुत ज्यादा आती है। कई बार बच्चा या चूजा जो है वो फीड रिजेक्शन कर देता है, और कई बार आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम आ सकती है और कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए डीकम्पोजिशन टेस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है एमबीएम के केस में। तो अगर आप इन आपका वेंडर, क्योंकि एमबीएम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है,
आप अच्छी ब्रांड का एमबीएम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। और अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया फेल होती है तो बहुत खराब रॉ मटेरियल है, इससे काफी प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। हम लोग डे टू डे फॉर्मुलेशन में लगभग लगभग 70 to 80% डाइट्स में एमडीएम यूज करते हैं। बस ये है कि अच्छी ब्रांड का होता है और क्वालिटी टेस्टेड होता है, और जो भी इनसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको हम फीड एडिटिव्स और सप्लीमेंट्स के थ्रू मैनेज करके चलते हैं। तो एक्चुअल में एमबीएम की वजह से हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे फीड मैन्युफैक्चरर और बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड पे लोग वेज फीड बनाते हैं, ऐसे फीड में एमबीएम नहीं पड़ता है। अगला रॉ मटेरियल है डीओआरबी या राइस पॉलिश। दोनों ही चीजें जो हैं अलग भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाय प्रोडक्ट है राइस इंडस्ट्री का, जिनमें की कंपोजिशन में फर्क होता है थोड़ा सा। डीओआरबी और राइस पॉलिश में आपको सबसे बड़ा फर्क जो है ऑयल कंटेंट का मिलेगा। इसके अलावा फाइबर परसेंट का भी फर्क होगा, फाइबर कंटेंट का भी फर्क होगा, आपके एनर्जी प्रोटीन में भी थोड़ा फर्क होगा। फिर भी इनको एक ही साथ रखा हुआ है क्योंकि मिलते जुलते रॉ मटेरियल हैं। परचेस रिजेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सिमिलर है, खाली प्रॉमिस छोड़ करके। जो प्रॉमिस है ऑयल परसेंटेज का, फाइबर परसेंटेज का, वो डिफरेंट होगा। तो जो आपके पैरामीटर्स हैं, मॉइस्चर जो है वो बिलो 12% रखना चाहिए, जितना और कम हो उतना अच्छा है। क्रूड प्रोटीन जो है वो एज पर द प्रॉमिस होना चाहिए। क्रूड फाइबर एज पर द प्रॉमिस होना चाहिए। अब वो राइस पॉलिश के केस में, डीओआरबी के केस में, और मिलते जुलते राइस के जो और बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें अलग अलग क्वांटिटी में हो सकता है। ये एज पर द प्रॉमिस आपको रिजेक्शन क्राइटेरिया इसकी तय करनी पड़ेगी। ईथर एक्सट्रैक्ट मिनिमम जो है वो भी एज पर द प्रॉमिस होगा। जो आपका एसिड इंसोल्यूबल ऐश है, सैंड एंड सिलिका कंटेंट है, मैक्सिमम 4%, इससे कम ही रखना चाहिए। टॉक्सिन्स, डीओआरबी और राइस पॉलिश टॉक्सिन्स का भी अच्छा सोर्स हो सकता है, ज्यादातर कंडीशन में नहीं होता है, बट अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली डीओआरबी और राइस पॉलिश को भी टॉक्सिन की टेस्टिंग में जरूर डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो डीओआरबी राइस पॉलिश काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है। राइस पॉलिश में आपने ये ध्यान देना है कि वो बहुत पुराना और बासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइस पॉलिश में फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ऐसे में ऑक्सीजन लगने से, स्टोरेज से, बासी होने से वो रैंसिड हो सकता है और उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना है राइस पॉलिश में कि आप उसको फ्रेश ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आखिर में आता है ऑयल। ऑयल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑयल ही एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी अ, हम जो भी क्राइटेरिया रखें उस कई बार फार्मर या फीड मिलर जो है इस पे क्वालिटी मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जो सबसे कॉमन पैरामीटर परचेस करते समय प्राइस के लिए लोग रखते हैं वो है एफएफए। तो एफएफए प्रोफाइल जो है, वैसे तो पोल्ट्री में अप टू 15%, 15% तक भी लोग परचेस करते हैं, बट आपका एफएफए जितना क्लोज टू 1 हो, क्लोज टू 0 हो, उतना ज्यादा मैं उसे पसंद करता हूं। अगर आप देखेंगे रिफाइंड ऑयल्स की बात करेंगे तो रिफाइंड ऑयल्स में एफएफए आपको बिलो 1 मिल जाता है। जबकि आप क्रूड ऑयल्स में अगर बात करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन ब्लेंडिंग, ये जो आपका कंटेंट है ये काफी वेरी करता है। आप ये समझिए कि आपका एफएफए काउंट अगर बहुत ज्यादा जा रहा है तो आप साधारण लैंग्वेज में ये समझिए कि आपके ऑयल की एनर्जी कम हो रही है, उसकी क्वालिटी डिटीरिएट हो रही है। तो इस वजह से एफएफए आप जितना नीचे रख पाए उतना अच्छा है। एफएफए के बाद जो दूसरा क्राइटेरिया आता है, एमआईयू बोलते हैं हम लोग, मॉइस्चर, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी और अनसैपनिफाइबल मटेरियल, एमआईयू। तो जो आपका टोटल एमआईयू है वो बिलो 2% होना चाहिए, जिसमें से मॉइस्चर 1% से बिलो हो, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जो है वो 0.5% से बिलो हो, अनसेपोनिफाइबल जो है वो 1% से बिलो हो। तो ये अच्छा माना जाता है टोटल एमआईयू। तो अब आपके पास एक फैक्टर एफएफए हो गया, एक फैक्टर एमआईयू हो गया। अब इसके बाद एक फैक्टर आता है सिलेक्शन या रिजेक्शन का, आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जनरली 75 से 80 के बीच में एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है परऑक्साइड वैल्यू। परऑक्साइड वैल्यू जो है वो आपका, वैसे जितना क्लोज टू 1 हो उतना अच्छा है,
बट बिलो 10 आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितना 10 से नीचे जाता है उतना अच्छा रहेगा। टोटल फैटी एसिड प्रोफाइल जो है वो 90% एंड अबव होनी चाहिए, अप टू 95% आ जाए तो और अच्छी बात है। लिनोलेइक एसिड कंस्टेंट जो है वो आपका 15% के आसपास होना चाहिए। और फैटी एसिड प्रोफाइल जो है वो आपने कभी कभी ऑयल की फैटी एसिड प्रोफाइल चेक करवानी चाहिए। और वो फैटी एसिड प्रोफाइल जो है वो यंग एज की चिकन को सुटेबल होना चाहिए। इस तरीके का फैटी एसिड प्रोफाइल अगर हो तो उसे आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल कह सकते हैं। आखिर में डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में बहुत ही कम रॉ मटेरियल्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि इतने ज्यादा रॉ मटेरियल पोल्ट्री में इस्तेमाल होते हैं कि सभी के बारे में बात करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन और भी ज्यादा रॉ मटेरियल्स आपके रिक्वेस्ट पे ऐड किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो रिजेक्शन क्राइटेरिया मैंने पकड़ी है ये कोई पत्थर पे खींची लकीर नहीं है। डिपेंड करता है कि मार्केट में रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, अपना बजट क्या है, प्राइस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। इन सब चीजों को देखते हुए इन रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत एडजस्ट करा जा सकता है। मेरी सलाह यही होगी कि आप जब भी रिजेक्शन क्राइटेरिया को एडजस्ट करते हैं तो जरूर अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें, उनसे राय मशवरा ले लें, और नहीं तो एटलीस्ट उनकी जानकारी में डाल दें कि आपकी जो परचेस स्ट्रेटेजी है वो चेंज हुई है। उसी हिसाब से वो इंक्लूजन परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने हिंदी में शूट किया हुआ है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में होंगे। वो डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में आपकी डिमांड ज्यादा है। फाइनल स्लाइड टू एनकरेज एंड अप्रिशिएट दिस। अगर आप प्रेजेंटेशन को पसंद करते हैं और इससे सराहना देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।